अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके कॉम्प्लिकेशन, उसके टेस्ट, स्क्रीनिंग वगैरह, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हमारा है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से मंथ्स होते हैं? फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ये 3 मंथ जो हैं ये हमारे सेकंड ट्राइमेस्टर में इंक्लूड होते हैं। सो 14 से लेकर 28 वीक तक का जो हमारा टाइम होता है वो हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर में इंक्लूड होता है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट में एक्सपीरियंस मैनी फिज़िकल चेंजेस। अब बहुत तरह के फ़िज़िकल चेंजेस से पेशेंट गुजरता है, ठीक है। उसमें उन फिज़िकल चेंजेस में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट में एक्सपीरियंस बेबीज़ मूवमेंट। अब बेबी की जो मूवमेंट होती है वो पेशेंट जो है वो फील करना शुरू करता है 16 से 20th वीक के दौरान। ठीक होगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 16 वीक के बाद जो है वो मूवमेंट फ़ील होना शुरू हो जाती है। किसी को 17th वीक में फ़ील होती है, किसी को 19th में, किसी को 20th वीक में। ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, हर पेशेंट का अपना डिफरेंट यानी कि टाइम पीरियड होता है कि किस वीक में उसको बेबी की जो है मूवमेंट फ़ील होती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्विकनिंग। इसकी साइंटिफिक टर्म जो है या मेडिकल टर्म जो है इसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। यानी कि जो बेबी मदर की फीटस में मूव कर रहा है उसकी मूवमेंट को हम बोलते हैं क्विकनिंग। ठीक हो गया। अब इस थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी कि फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स मंथ में आपका इन तीनों मंथ्स में से किसी भी एक मंथ में, चाहे फोर्थ मंथ का अगर आपका डॉक्टर के पास विजिट है या फिफ्थ मंथ का है, तो एक दफ़ा आपका अल्ट्रासाउंड लाजमी होगा। ठीक है। 18 से 20th वीक यानी कि फोर्थ या फिफ्थ मंथ के दौरान आपका अल्ट्रासाउंड लाजमी होगा। अल्ट्रासाउंड किस लिए होगा? वो फीटस की एनॉमली यानी कि फीटल एनॉमली मीन्स के कोई भी डिसऑर्डर, चाहे वो जेनेटिकली हो या वैसे मतलब कि मदर की फीटस में किसी वजह से बेबी को कोई भी मतलब कि डिसऑर्डर है उसकी, यानी कि नो हाउ के लिए कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है पेशेंट के बेबी के साथ, तो उस चीज़ के लिए जो है ये अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। ठीक हो गया। मोस्टली जो है पेशेंट्स को अगर कोई सिंपल जो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन होती है ना, उसमें अगर कोई मसला नज़र आए डॉक्टर्स को, तो वो जो है ना कलर डॉप्लर रेकमेंड कर देते हैं पेशेंट्स को। तो वो इसी वजह से रेकमेंड की जाती है कि किसी भी किस्म का अगर मसला है वो पहले से पता चल जाए। फिर अगर कोई ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है बेबी की, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी जो कि आफ्टर बर्थ भी क्योरेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का यानी कि मदर के साथ या उसकी फैमिली के साथ जो है वो पूरा एक मतलब कि उनको अपने लेके अपने कह लें कि उनको सारी जो है सिचुएशन, सारी कंडीशन जो है वो बताने के बाद अपने एतमाद में लेते हुए तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि बेबी की जो है वो डीएनसी कर दी जाए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन या एनाटॉमिकल ग्रोथ। यानी कि बेबी की जो है बोन्स की जो ग्रोथ है वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। तो इन सारी चीज़ों को हम मतलब कि इस चीज़ में देखते हैं। ठीक हो गया। अल्ट्रासाउंड में जो पेशेंट को रेकमेंड की जाती है। सो डिटरमाइन द बेबी जेंडर। अब कुछ लोग अल्ट्रासाउंड इसलिए भी करवाते हैं कि वो बेबी की जेंडर को देख मतलब कि जान सकें कि आइदर वो मेल है या फीमेल है। ठीक है। सो RH फैक्टर और जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब अगर बेबी को मदर के मतलब के पेट में या मदर की वोम में, यूट्रस में, अगर बेबी को किसी भी किस्म की डायबिटीज़ के जो है ना वो चांसेस हैं, तो वो भी अल्ट्रासाउंड में यानी कि वो डॉक्टर्स जो हैं वो उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। अपने अब दूसरे फिज़िकल चेंजेस कौन से होंगे और कौन से मतलब कि फ़िज़िकल चेंजेस जो हैं वो मदर एक्सपीरियंस करेगी। उसमें क्या होगा कि बैक एक यानी कि कमर में जो दर्द होता है या एब्डोमिनल पेन हो सकती है, लेग्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में मतलब कि हम कह देते हैं कि टांगों में खिंचाव पड़ना, या जैसे पंजाबी में कह देते हैं कि कड़ल्ले पड़ना। ठीक है। उस चीज़ को बोलते हैं लेग क्रैम्प्स। ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन, या ये तो मोस्टली आप कह लें कि 90% फीमेल्स को जो है ना प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होती है, लाजमी होती है। उसके बाद हार्ट बर्न हो गया। ठीक है। उसके हार्ट बर्न और उसके अलावा जो चेंजेस होंगे उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? आपका स्लीपिंग पैटर्न। कुछ पेशेंट्स को ऐसा होता है बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है,
वो सुबह दिन रात बस वो ऐसे स्लीपिंग मोड की तरफ एक्टिवेट हो जाते हैं कि वो उनको लगता है कि बस हमें नींद ही आ रही है, हमने सोना ही है। कुछ पेशेंट होते हैं उनकी रात की नींद भी उड़ जाती है, दिन में भी वो ऐसे चलते फिरते, रात को भी उनकी जो है ना कह लें कि नींद बहुत कम हो जाती है। सो ये इस तरह के चेंजेस आते रहते हैं स्किन के ऊपर। अब पेशेंट के अक्सर कह लें कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर ना, ख़ास तौर पे फेस पे, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कह देते हैं कि अक्सर लोग कह देते हैं छाइयाँ पड़ जाना। ठीक है, तो ये वैसे तो ये मतलब कि रेडियो अल्ट्रा वायलेट रेज़ की वजह से, सनलाइट की वजह से होते हैं ये पैचेस, लेकिन अक्सर आपको फीमेल्स को जो है ना ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म जो है इसको बोलते हैं मेलाज़्मा। ठीक है, अदर चैलेंजेस, अब अदर चैलेंजेस क्या है जो प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो फेस करती है, उसमें देखें जी उसको रिफ्लक्स, जो शी में एक्सपीरियंस रिफ्लक्स, रिफ्लक्स मीन्स जो आपका हार्ट बर्न होता है, जिस जैसे नाली जलना। ठीक है, कहते हैं मैदे में तेज़ाबियत हो गई, नाली जल रही है, ठीक है, जलन का एहसास होना, उसको रिफ्लक्स बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में, वैसे कह देते हैं हार्ट बर्न होना। ठीक है, इंक्रीज्ड पेल्विक पेन, अब ऐसा है कि डे बाय डे बेबी ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, उसका मदर वेट गेन कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो पेल्विक बोन है, उस पेल्विक बोन में अब यहाँ पे समझ लें कि ये मदर की वोम है। ठीक है, ये मदर की पेल्विक बोन है, ये एक सिंपल एक अगर मैं ड्रा कर सकूँ, अगर आप लोगों को समझा सकूँ, मदर है, ये पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन के अंदर की तरफ जो है ये एक जेस्टेशनल सैक है जिसको हम बोलते हैं, या फीमेल की यूट्रस बोल दें, वोम बोल दें, जो भी आप बेहतर समझें। तो अब जब इसका साइज़, इसका वेट गेन हो रहा है, तो ये प्रेशर किस पे पड़ेगा, पेल्विक बोन्स पे। पेल्विक बोन्स पे जब प्रेशर पड़ेगा, एक तो इस वजह से पेन होगी कि ये थोड़ा सा लूज़ होना शुरू हो जाती हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब कि इन्होंने अपना पीछे की तरफ यानी कि बेबी के वेट की वजह से जो है ना इनमें जब दबाव पड़ता है तो ये थोड़ा सा अपने, ज़ाहिर सी बात है, अपने जो है पोजीशन से थोड़ा हट भी जाती हैं, थोड़ा जैसे खुल जा एक चीज़ का यानी कि खुल जाना। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि पेन होती है, पेल्विक पेन होती है। उसके अलावा यूटीआई का प्रॉब्लम बहुत सारी फीमेल्स को होता है। ठीक है, यूटीआई किसको बोलते हैं हम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को। ये या तो मसाने में सोजिश की वजह से, स्वेलिंग की वजह से हो जाता है। ठीक है, या फिर आपको वैसे ही मतलब कि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इस तरह हो जाता है। ठीक है, सो अब इन सारी कंडीशंस को लेके चलते हुए एक यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो बेसिक जो है ना मेन जो है वो काम जो है वो क्या करना चाहिए, एक फ़ीमेल को कैसे अपनी टेक केयर करनी चाहिए, या कैसे उसने अपना फॉलोअप लेना है, तो उसको क्या करना चाहिए कि एक तो अपना यानी कि डॉक्टर के पास, मतलब कि उसको लाजमी जाना चाहिए, अपनी अपॉइंटमेंट्स लेनी चाहिए। ठीक है, उसको लाजमी डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए ताकि वो अपनी काउंसलिंग कर सके, मतलब कि डॉक्टर के साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सके। ठीक हो गया, और 5th मंथ में वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है फीमेल्स को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को 5वें महीने में, यानी कि वो वैक्सीन होती है होपिंग काफ़ी, जिसको हम बोलते हैं काली खांसी। ठीक हो गया, वो इस वजह से कि मतलब कि फीटस यानी कि मदर को जो है ना इंजेक्शन वो लगाया जाता है ताकि बच्चे को जो है वो आफ्टर बर्थ जो होपिंग कफ के अगर उसके अंदर जर्म्स हैं, या उसको अंदर अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन, ऐसा बैक्टीरिया चला जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ यानी कि लड़ सके। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है जी, डायबिटीज़ का जो है ना उसकी स्क्रीनिंग लाजमी करवानी चाहिए। अक्सर फीमेल्स को प्रेगनेंसी में हो जाती है डायबिटीज़, अक्सर जो है ना आपके बेबी को हो जाती है, फीचर्स में, मतलब कि जो बेबी पल रहा है, जो बेबी ग्रो कर रहा है, उसको डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा टॉक अबाउट योर बर्थ प्लान। अब अक्सर लोग जो है ना वो लाजमी इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमने नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, एक अपना माइंड सेट करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। ठीक है, आप लाजमी अपने फिजिशियन से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी आप यानी कि इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि जी हमारी जो है बेबी की बर्थ नॉर्मल होने के चांसेस हैं या नहीं है। अगर तो बेबी ब्रीच पोजीशन में है,
वैसे तो 7th या 8th मंथ में जो है ना बेबी की पोजीशन फिर भी चेंज हो जाती है, 9th मंथ तक भी, यानी कि बेबी जो है ना पेल्विक बोन में फिक्स होते होते टाइम ले लेता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स जो हैं वो आपके स्कैन जैसे करते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन, तो वो बार बार जब आप हर मंथ के बाद जाते हैं वो आपका स्कैन करते हैं, तो वो कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपकी जो है वो डिलीवरी नॉर्मल होगी या हम आपको सिजेरियन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपकी जो है ना प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपकी जो है डिलीवरी वो नॉर्मल हो, ठीक है। सेकंड है जी, अब नेक्स्ट आ जाता है जी, आपने उस हॉस्पिटल का विज़िट करना है या उस डॉक्टर के पास लाजमी जाना है जहां आपने अपनी डिलीवरी करवानी है। मेक श्योर करें कि जहां आप अपनी डिलीवरी करवा रहे हैं वहाँ क्या है जी, बेबी के लिए नर्सरी लाजमी हो, ठीक है। जिस हॉस्पिटल में बेबी के लिए नर्सरी अवेलेबल होगी और अच्छी नर्सरी हो जिसमें कि डॉक्टर्स भी वहाँ अच्छे हों, वहाँ हर तरह का इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, मशीनरी वगैरह मौजूद हो जो कि एक छोटे न्यू बोर्न बेबी के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। सो अब एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज जो है वो रेकमेंड की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से, जिसमें क्या होता है कि ये कीगल एक्सरसाइज के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी इसके बारे में मिल जाएगा कि किस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है। और ये एक्सरसाइज कुछ पेशेंट्स को नहीं भी रेकमेंड की जाती, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्लेसेंटा प्रीविया होता है, ठीक है। मतलब कि उनका प्लेसेंटा का मतलब जो जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में ऑल कह देते हैं, ठीक है, उसके इश्यूज़ होते हैं। कुछ पेशेंट्स को ब्लीडिंग का इशू होता है, डिफरेंट यानी कि इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हर पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज को नहीं कर सकता। ये लाजमी अपने गायनाकोलॉजिस्ट से आपने डिस्कस करने के बाद जो है ये एक्सरसाइज करनी है। आपने हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। आपने अपने वो तमाम वाइटामिन्स जो हैं वो जो कि नेसेसरी हैं आपके लिए, जो आपके गायनाकोलॉजिस्ट ने आपको रेकमेंड किए हैं, वो आपने लाजमी टाइम टू टाइम लेने हैं ताकि आपकी हेल्थ जो है वो सही रहे। अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आप अपने बेबी को डिलीवर करने के लिए सही, मतलब कि एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करेंगे। और ड्यूरिंग डिलीवरी भी आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप अपनी डाइट को जो है कंट्रोल करेंगे। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी।